ठीक है। गैस इन लिक्विड यानी कि हमारा जो सॉल्यूट होगा वो गैसियस स्टेट में होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मेरी बात को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर कुछ एग्जांपल्स में यहां पे लेता हूं, NH3 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, HCl इन फ्यूम्स मतलब वेपर फॉर्म में अगर हमने लिया है तो सॉल्यूट जो होगा वो कौन से उसमें हो गया आपका गैसियस फॉर्म में हो गया। ठीक, हमने और भी कुछ एग्जांपल्स लिए लाइक H2N2O2, ठीक है, ये भी गैसेज है, ये भी गैसेज है। अगर हम इनको वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं तो वाटर आपका कैसा सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट होगा। ये जो गैसेज है अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, ये नॉन पोलर गैसेज पोलर गैसेज होती हैं, जबकि H2N2 और O2 कैसी गैसेज होती है, ये आपकी नॉन पोलर गैसेज होती है। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आपने यहाँ पे वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया है तो ये जो गैसेज है दे इजिली डिजोल्व इन वाटर, वेयर एज These gases does not easily dissolve in water। ये जो गैसेज है ये आसानी से वाटर में डिजोल्व नहीं होंगी। जो वाटर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है वाटर के अंदर, नाइट्रोजन की भी बहुत कम, ऑक्सीजन से भी कम होती है। तो ये चीज आपको देखना है कि अगर आपका गैस जो भी आपका सॉल्यूट फॉर्म में है अगर वो पोलर नेचर का है तो वो वाटर में डिजोल्व होगा, अगर नहीं है तो वो नहीं डिजोल्व होगा। अगर नॉन पोलर है, हम यहाँ पे अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं, चाहे वो बेंजीन हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, कार्बन डाइसल्फाइड हो, तो उसमें ये जो आपके सॉल्यूट्स है वो आसानी से डिजोल्व हो जाएंगे क्योंकि उनका भी नेचर कैसा है, नॉन पोलर नेचर का है। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहले हम यहां पे एक चीज लिखते हैं, गैस, सॉल्यूट, लिक्विड आपका सॉल्वेंट, जब हम इनको डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। जब हम किसी गैस को H2O2N2 लाइक गैसेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, वहां से हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये एक कैसा प्रोसेस था, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक है तो इसकी एंथैल्पी क्या होगी, निगेटिव होगी। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए जरा यहाँ पे टेम्परेचर का क्या रोल होगा। अब आप खुद समझिए कि अगर हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, मिक्स करने से वहां हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज होगी तो वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हमें कौन से डायरेक्शन में रखना है स्पॉन्टेनिटी के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने के लिए हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल टेम्परेचर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यानी कि किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है। क्लियर है इतनी बात? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी वहां पे हीट ज्यादा है और हीट बढ़ेगी तो फिर वहां पे जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, यानी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। जो सॉल्यूशन में गैस डिसॉल्व हो रही वो वापस से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल का यही एप्लीकेशन है कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो हम हीट को कम करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, और अगर एंडोथर्मिक होता है तो हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर? एक चीज और यहां पे हम समझ सकते हैं कि क्यों टेम्परेचर के बढ़ाने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज हो जाती है या सॉल्वेंट में डिक्रीज हो जाती है। तो समझिए उस बात को। जैसे सपोज मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर है,
ठीक। क्लोज कंटेनर होगा तभी इसके अंदर कोई गैस डिसॉल्व होगी। ये आपकी गैसेस पार्टिकल्स, ठीक है। आपने यहां से हीट करना स्टार्ट कर दिया। एक चीज यहां पे और ध्यान रखनी है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी, किसी भी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे भी एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे गैसेस इसके अंदर डिसॉल्व करनी है तो एक तो वो पहले ही इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि वो वहां से स्किप करने की टेंडेंसी रखती है, ठीक है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो गैसेस पार्टिकल्स है सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, जस्ट सरफेस जो आपका सॉल्वेंट का है यहाँ पे, इसके ऊपर जो गैसेस है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हीट की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या वो गैसेस इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगी, उनका तो और रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा और वो जल्दी से वहां से दूर हटना चाहेंगी। इस वजह से हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसका हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, थर्ड पार्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और ये बात अब आपको क्लियर भी है कि किसी गैस को अगर किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो हम प्रेशर का यूज करेंगे, तभी वो आसानी से क्या होगा, उसमें डिसॉल्व होगा, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए, एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये सॉल्वेंट है आपका, ठीक। इसके अंदर ये गैसेस पार्टिकल्स हमने डाल दिए डिसॉल्व करने के लिए, क्लोज कंटेनर है। यहां हमने पिस्टन लगाया, ठीक। अभी हम यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं लगाते हैं, ठीक है। जब मैंने आपको बोला कि ये जो गैसेस पार्टिकल्स है, जब हम इसको इस तरीके से रख देंगे, थोड़ी सी भी जगह होगी तो वो गैसेस पार्टिकल्स उसी में रहेंगे, वो सॉल्वेंट के अंदर जाएंगे ही नहीं, तो वो सॉल्युबल कैसे होंगे, ठीक। लेकिन अगर हम इस पिस्टन की हेल्प से उस पर थोड़ा और प्रेशर अप्लाई करें, जैसे मान लीजिए यहां तक हमने प्रेशर लगा दिया, ठीक है, तो जो सॉल्वेंट है उसके अंदर वो गैसेस पार्टिकल्स एंटर करना स्टार्ट करेंगी और तभी वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझनी कि किसी गैस को अगर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो प्रेशर उसमें हमें यूज करना पड़ेगा, बिना प्रेशर के हम उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसके बहुत अच्छे अच्छे से एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस हम अभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक। तो यहां पे एक चीज हम देखते हैं कि जो आपका डिसॉल्व हो रहा है गैस इसके अंदर, इस पे प्रेशर का रोल है। तो हम यहां से एक मैथमेटिकली क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन कि कितनी गैस इसमें डिसॉल्व होगी उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे बोलते हैं, एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि the mass of the gas which dissolved in per unit amount of solvent is directly proportional to pressure. The mass of the gas which dissolved in per unit amount of solvent, like 100 gram water 1 unit हो गया, ठीक है। तो the mass of the gas which dissolved in per unit amount of solvent is directly proportional to pressure, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट हमारे पास निकल के आया कि मास जो होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका कहने का सीधा मतलब है कि जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस का मास उस वाटर या सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो फिर इस चीज को थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमने बोला मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Kp, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अभी हम इसको सिंप्लीफाई और करेंगे। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए जो हमने केस यहाँ पे लिया कि किसी गैस को इसके अंदर डिसॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे गैसेज है, हमने यहाँ से प्रेशर लगाया। सपोज मान लीजिए ये हमने प्रोसेस 1 atm प्रेशर पे किया। मैंने आपको बोला कि 1 atm प्रेशर पे इतनी मास, मतलब इतना अमाउंट गैस का इसके अंदर डिसॉल्व होता है, ठीक है।
हमसे कहा गया कि हमने प्रेशर चेंज कर दिया, हमने इतना प्रेशर लगाया 0.075 एटीएम, तो क्या उस गैस का कितना मास उसमें डिसॉल्व होगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी कि प्रेशर को वेरी किया जा रहा है, प्रेशर अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें क्या होगा, डिसॉल्व होगा। ये बात आप खुद से भी समझ सकते हो कि जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा, जितना कम करेंगे उतना कम डिसॉल्व होगा। यानी कि अलग अलग प्रेशर पे किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वही चीज हम यहां से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं m1 ओवर p1 इक्वल्स टू m2 ओवर p2, कि पहले के लिए कितना प्रेशर लगाया था तो कितना अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हुआ था, हमें दूसरा प्रेशर दिया हुआ है तो कितना मास उस गैस का उसमें डिसॉल्व होगा, यही कैलकुलेट करना है। तो आई थिंक ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसी के अंदर एक मॉडिफिकेशन हमें पढ़ना है जिसको हेनरी ने मॉडिफाई किया था। यही जो इक्वेशन है इसी को हमें सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। कैसे करते हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो स्टेटमेंट हमने यहां पे लिखा कि मास ऑफ द गैस विच डिसॉल्व इन सॉल्ट पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज, मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक। तो उन्होंने मास ऑफ गैस की जगह काई यूज किया, यानी मोल फ्रैक्शन को कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। ये हेनरीज का स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट के डैश मान लेते हैं P, और फिर हम P इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 ओवर के डैश काई। काई मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन ये किसका है, सॉल्यूट का है, ठीक है। अब हम जो 1 ओवर के डैश है, 1 ओवर के डैश को हम के एच मान लेते हैं, और फिर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं P इक्वल्स टू के एच इंटू काई, सॉरी एक्स नहीं काई, एंड दिस इज कॉल्ड हेनरीज इक्वेशन, एंड के एच इज नोन एज KH is known as Henry's constant. Henry's constant, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां से मैंने एक सिंपल तरीके से आपको बताया कि सबसे पहले हम देखते हैं कि मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हेनरीज ने उसकी जगह मोल फ्रैक्शन को कंसीडर किया, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। फिर हम उसी को सिंप्लीफाई करते तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं KH इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट, यानी इसको हम हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। अब हेनरीज कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है। ध्यान से आप समझिए हेनरीज कांस्टेंट के बारे में हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। यहाँ पे सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए आपने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दो डिफरेंट गैसेस ली, तो क्या हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इन दोनों गैसेस के लिए सेम होगी या अलग होगी। तो फॉर ईच गैस हेनरीज कांस्टेंट इज डिफरेंट। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। एक चीज यहाँ पे और मैं आपको बता देता हूं, जो ऑक्सीजन गैस होती है इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर एट 273 केल्विन। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो हेनरीज कांस्टेंट होता है वो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए। एट 273 केल्विन टेम्परेचर 0.0069 ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने टेम्परेचर 273 केल्विन लिया हुआ है तो उस टाइम पे अगर आपके पास 100 ग्राम वाटर है तो उसमें इतनी अमाउंट ऑक्सीजन की क्या होगी, डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो ये चीज तो एक फैक्ट था, एक मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत यूजफुल है और इसी ऑक्सीजन की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर के अंदर क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। अगर वहां ऑक्सीजन होता ही नहीं तो वो सर्वाइव कैसे करते, ठीक है। फिर
मैं आपको बता रहा था कि अबाउट हेनरीज कांस्टेंट के बारे में। तो पहली बात, हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है फॉर डिफरेंट गैसेज वो डिफरेंट होती है। पहला पॉइंट कि O2 के लिए कुछ और होगा, N2 के लिए कुछ और होगा, CO2 के लिए कुछ और होगा, SO2 के लिए कुछ और होगा, हाइड्रोजन के लिए कुछ और होगा, यानी कि फॉर ईच गैस हेनरीज कांस्टेंट विल बी डिफरेंट। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हम इसी में देखते हैं, आपको वैल्यूज याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा तो उसके अंदर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि एक ही गैस के लिए फॉर ए सिंगल गैस, फॉर अ पर्टिकुलर गैस, फॉर अ particular gas at different temperature, the value of Henry's constant will be different. क्लियर है इतनी बात कि अगर आपने कोई एक ही गैस लिया, उसको अलग अलग टेम्परेचर पे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसी में हमें ध्यान रखना है, सॉल्युबिलिटी। किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हेनरीज कांस्टेंट। Solubility of a gas is inversely proportional to Henry's constant। यानी कि सिंपल सा मतलब है, आप इस बात को समझ सकते हैं, जिस गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जिसके लिए ज्यादा होगी वैल्यू KH की उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी हेनरीज कांस्टेंट के बारे में। ठीक है। इसके बाद हमें एक चीज यहाँ पे और डिस्कस करनी है। ये तो हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, काफी चीजें हमें हेनरीज कांस्टेंट के बारे में पढ़नी है। ठीक है। अभी एप्लीकेशन पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है, अभी हम फिलहाल पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। सबसे पहली बात कि जो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है वो आइडियल गैसेस के लिए यूज किया जाता है। आइडियल गैस की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में यूज किया जाता है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर यानी कि LPHT। LPHT की कंडीशन होगी तभी हम हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू वहां पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और दूसरी लिमिटेशन जो है आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी सॉल्यूट गैसेस पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करने चाहिए। गैसेस सॉल्यूट डज नॉट केमिकली react with solvent। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लिमिटेशंस तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एप्लीकेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है। ओके।